हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 2019 के रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री पेपर को हल करना सीखेंगे। जैसे कि आप ये देखिए, मेरा पास एक 2019 का रसायन विज्ञान का पेपर है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कि आपका इसमें कि इनमें से एक द्रव स्नेही कोलाइड है। इनमें से द्रव स्नेही कोलाइड है। इन द फॉलोइंग द लाइफिलिक कोलाइड इज। तो इसमें जो इसका आंसर है वो है आपका गौन। क्या है? गौन। आपको पता होगा कि दो टाइप के कोलाइड विलयन होते हैं। एक होता है द्रव स्नेही और एक होता है द्रव विरोधी। तो द्रव स्नेही कोलाइड कौन होते हैं? जो द्रव के साथ आसानी से क्या बना लेते हैं? कोलाइड विलयन बना लेते हैं। और द्रव विरोधी होते हैं जो आसानी से परीक्षण माध्यम से आसानी से आपका कोलाइड विलयन नहीं बना पाते। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका गोंद, गम। ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें आता है आपका कि गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरचन के लिए किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोगों ने सीखी है ये। तो इसमें गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया का जो विरचन किया जाता है वो किया जाता है फर्स्ट डिग्री एमीन के लिए। आपको पता है इसमें थैलामाइड के साथ से हम क्या बनाते हैं? प्राथमिक एमीन बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि सब सर्वप्रथम थैलामाइड का आप लोगों को आता होगा। तो थैलामाइड का जो सूत्र है वो इस प्रकार से होता है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और इसको जोड़ देते हैं हम किससे? NH से। तो ये आपका क्या है? थैलामाइड है। इसकी अभिक्रिया हम KOH के साथ करा देते हैं, क्षार के साथ करा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है आपका H2O बाहर आ जाता है। उल्टा लिख सकते थे हम इसको, तो माइनस H2O बाहर आ जाएगा यहाँ से। H2O, इसका OH और इसका H। तो ये NK बना जाएगा, पोटेशियम थैलेमाइड। क्या बना जाएगा? पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक हो गया, पोटेशियम थैलेमाइड। तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इसको जोड़ देंगे हम NK से। ठीक है। तो ये बन गया आपका पोटेशियम थैलेमाइड। ये आपका थैलेमाइड है। ठीक हो गया, थैलेमाइड। उसके बाद इसकी अभिक्रिया हम हेलो एल्केन से करा देंगे। आपको बताया हेलो एल्केन का सूत्र क्या होता है? RX होता है। तो मैं इसको उल्टा लिख दूंगा XR। तो यहाँ से KX बाहर आ जाएगा ये। तो KX बाहर आ गया तो आपका ये बन जाएगा एल्किल एल्किल थैलेमाइड। ठीक है, एल्किल थैलेमाइड बन जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इन दोनों किस जोड़ देंगे? N और R आ जाएगा। ठीक है। तो ये एल्किल थैलेमाइड हो गया। एल्किल ग्रुप आज जुड़ गया तो एल्किल थैलेमाइड। ठीक है। अब इसका आप क्या कर लोगे? जलक गठन कर दोगे। जब इसका आप जलक गठन करते हो, HOH कर दोगे, तो इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे आपको। तो एक तो आपका बनेगा थैलिक एसिड और एक बनेगा आपका RNH2। तो यहाँ से RN और इसका 2 H आ जाएंगे, तो RNH2 और एक थैलिक एसिड। तो ये बन जाएगा आपका COH और सिंगल बॉन्ड COH। ये थैलिक एसिड हो गया। ठीक है। और प्लस आपका क्या बाहर आ गया? RNH2। तो ये जो अभिक्रिया है ये आपकी गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया है। गैब्रियल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। तो इसको आप याद कर लेंगे, थैलेमाइड अभिक्रिया। तो ये फर्स्ट डिग्री एमीन बनाने के लिए अभिक्रिया का यूज किया जाता है। तो RNH2। तो इसका जो आंसर है वो है आपका फर्स्ट डिग्री एमीन। फर्स्ट डिग्री मतलब प्राथमिक एमीन हो गए, तो फर्स्ट डिग्री एमीन। उसके बाद आता है आपका एस्प्रिन। तो एस्प्रिन क्या है? तो एस्प्रिन जो है वो है आपका, एस्प्रिन इज एन एंटीपायरेटिक। क्या है? एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशी है। जिसके आपको पता होगा एस्प्रिन जो होता है ज्वरनाशी, जो हमारे बुखार को कम करते हैं उन्हें हम ज्वरनाशी कहते हैं। तो एस्प्रिन जो है वो ज्वरनाशी है। और एस्प्रिन का आपको जो है सूत्र आपको पता होगा कि बेंजीन रिंग होती है और OCOCH3 और COH। तो ये एस्प्रिन का फॉर्मूला है। ठीक हो गया। उसके बाद जो तीसरा और जो चौथा सवाल है वो है आपका 1 नंबर के सवाल करेंगे हम। तो ये है कि CO का होल फॉर्म में कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। तो हमने इस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे कि CO, ये स्मॉल CO है, तो ये C इसमें कैपिटल और O स्मॉल है, तो ये कोबाल्ट है। और ये C भी कैपिटल और O भी कैपिटल, तो ये कार्बोनिल है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया का होल 4। ठीक है। तो इसमें हमने कोबाल्ट किया, तो हम इसको रीति से बनाएंगे। तो हम लिखेंगे माना CO की कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X मान लेंगे। कितनी मान लेंगे? X मान लेंगे। तो हमने X मान ली। अब हमें पता रहता है कि जो K है उसकी +1 होती है। आपको ये तो पता ही होगा कि K की जो होती है +1, K की +1 ऑक्सीकरण औसत दिखाता है, क्योंकि K का जो
परमाणु क्रमांक है वो है 19। तो 19 है तो हम इसका लिखते हैं 2 8 8 1। तो ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसलिए +1 दिखाते हैं। संयोजकता और ऑक्सीजन संख्या में यही अंतर है कि संयोजकता आपकी प्लस माइनस में नहीं होती है, जबकि ऑक्सीकरण संख्या आपकी प्लस माइनस में होती है। जबकि संयोजकता वो दोनों सेम ही होते हैं, मतलब अब आपका प्लस माइनस में कर देंगे तो हो जाएगा। तो के की यहाँ +1 होगी, तो अब आप रख लोगे, तो इसमें +1 रख दीजिए यहाँ पर, फिर आप प्लस कर देंगे बीच में। तो यहाँ आपके जो CO है इसको हम X मान रखे हमने, तो X से कर देंगे। आपको ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। तो 4 × 0 कर देंगे, 4 × 0, तो इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो 0 हो गया। तो X, तो ये आ जाएगा +1 + X, ये तो +0 ही हो गया पूरा, तो बराबर 0। तो X बराबर हो गया आपका -1। तो जो यहाँ CO की ऑक्सीजन संख्या आई वो क्या आई? -1। तो हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो हम लिख देंगे CO का होल 4, ठीक है, में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितनी आ जाएगी? आपका -1। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आपने ये सॉल्व करना। अगला है ईथर जल में अविलेय क्यों होते हैं। पांचवा जो आपका क्वेश्चन आंसर है वो है आपका ईथर जल में अविलेय क्यों होते हैं कह रहा है। तो ये ईथर जो है आपको पता है, ईथर का जो सूत्र होता है वो होता है ROR। ईथर का सामान्य सूत्र है। ईथर जो जल में वैसे विलेय तो होते हैं, परंतु ये अभी कह रहा है कि क्यों अविलेय होते हैं। तो इसमें जो एल्किल समूह है इसकी ये जल विरागी प्रकृति का होता है। जो एल्किल समूह, इसमें दो R है ना इसमें, तो ये जो R होता है ये जल विरागी प्रकृति का होता है, जिस कारण ये जो ईथर होते हैं जल में कम विलेय होते हैं। होते तो हैं, अविलेय तो नहीं होते, विलेय होते हैं, परंतु कम होते हैं, क्योंकि ये जल विरागी प्रकृति का होता है। ठीक हो गया। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें जो एल्किल समूह की जल विरागी प्रकृति के कारण जो ईथर है वो जल में क्या होता है? अविलेय होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा आपका पांचवा सवाल हो गया। उसके बाद छठा सवाल है, वसा में विलेय 2 विटामिनों के नाम लिखिए। ठीक है नहीं है? तो वसा, आपको पता है कि जो विटामिन होते हैं, जो विटामिन है वो आपकी 2 प्रकार के हैं। ठीक है, एक होता है आपका वाटर में सॉल्युबल और एक होता है आपके वसा में सॉल्युबल। तो जो वसा में सॉल्युबल विटामिन है वो वसा में घुलनशील, वसा में विलेय 2 विटामिन। ठीक है, तो 2 विटामिन जो है वो है आपके, एक तो आपका हो गया, जैसे आपको पता है B और C 2 ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं। वसा में घुलनशील सारे जितने भी होंगे आपके, विटामिन A हो गया, विटामिन A का लिख दीजिए आप, कॉमा विटामिन D हो गया आपका। B और C को छोड़कर बाकी सारे विटामिन A, D और E के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक हो गया। तो ये आपका छठा सवाल हो गया। उसके बाद अगला सवाल है आपका, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम दीजिए। तो टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन आपको पता है CF2 टेट्राफ्लोरोएथेन होता है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है आपका? टेट्राफ्लोरोएथेन। तो ये हो गया आपका टेट्राफ्लोरोएथेन। तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 का होल कर देते हैं हम, CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो ये जो है ये टेट्राफ्लोरोएथेन है। ठीक हो गया, टेट्राफ्लोरोएथेन आपका ये है। उसके बाद अगला जो सवाल है आपका वो है, फॉर्मेलिन क्या है, इसका उपयोग लिखिए। जो फॉर्मेलिन आपको पहले भी आपने जहाँ फॉर्मल्डिहाइड का पढ़ा होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को हम फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है नहीं है? फॉर्मल्डिहाइड के 40%, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र आपको आता ही होगा, फॉर्मल्डिहाइड पढ़ा होगा आप लोगों ने। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? SCHO के 40% के 40% जलीय विलयन को, 40% जलीय विलयन को क्या कहते हैं? जलीय विलयन को क्या कहते हैं? जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये 40%। अब इसका दूसरा ये सवाल पूछ रहा है कि इसका उपयोग लिखिए। तो इसका उपयोग आपको पता है कि संक्रमण रोधी के रूप में जीवाणुओं को मारने में किया जाता है। तो इसको हम, और इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग हम संक्रमण रोधी के रूप में या
जीवाणुओं के कोई विनाश को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद आपका नौवां सवाल है। 9वें के 2 हैं आपके, क और ख। तो पहला क है उपसंख्या संख्या क्या क्या अर्थ है। देखिए यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये आपका 2 प्रकार से होता है। एक आपका क्या कहते हैं, यहाँ है जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, और एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर ही है आपका इनऑर्गेनिक, उसमें है। तो यहाँ जो संबंध है उपसंख्या संख्या, आप लिख तो परिभाषा किसी की भी सकते हैं, वहाँ उसकी भी लिख सकते हो जो आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है, और यहाँ वाली भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा फर्क है इसमें, क्योंकि इसका जो अगला जो ख है वो आपका ये परमाणु की उपसंख्या संख्या क्या होगी, एक अंतःकेंद्रित घनीय संरचना है। तो ये जो सवाल है ये आपका फर्स्ट चैप्टर से मुझे लग रहा है। तो सब फर्स्ट चैप्टर में जो उपसंख्या संख्या है वो थोड़ा सा अलग है। उपसंख्या संख्या क्या होती है कि किसी क्रिस्टल का एक कण परमाणु, जिसको हम परमाणु कहते हैं, तो किसी सीधे संपर्क में स्थित निकटतम परमाणुओं की संख्या को उसकी उपसंख्या संख्या कहते हैं। मतलब वो सीधे संपर्क में जितने भी परमाणुओं की संख्या आती है उसे हम उपसंख्या संख्या कहते हैं। तो किसी क्रिस्टल में एक कण है, या उसको हम परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो जो किसी विशेष किसी सीधे संपर्क में स्थित निकटतम कणों में आता है उसे हम कोऑर्डिनेशन संख्या कहते हैं। अब इसमें जो सवाल है आपका कि उपसंख्या संख्या बताइए कह रहा है। एक तो आपका अंतःकेंद्रित घनीय संरचना में कह रहा है, और एक आपका कह रहा है आपका एक घनीय निविड़ संकुचित संरचना, एक बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कह रहा है ये। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो अणुओं की संख्या या उपसंख्या संख्या होती है वो होती है आपकी 8, क्योंकि ये एक इसमें क्या होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक में एक जो परमाणु है वो 8 अन्य परमाणु द्वारा घिरा रहता है। तो इसकी जो संख्या आती है वो आती है 8। ठीक है, और घनीय निविड़ संकुलित संरचना में एक जो परमाणु होता है वो 12 अन्य परमाणु से, आपके 6 तो उसी के साथ के होते हैं, और तीन ऊपर होते हैं और 3 नीचे होते हैं। तो 6 3 9, 9 3 12। तो इसकी जो उपसंख्या संख्या होती है वो होती है 12। ठीक हो गया, 8 और 12। इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 8 उपसंख्या संख्या होगी इसकी, और इसमें 12 होती है। उसके बाद अगला जो सवाल आता है वो आता है कि निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक और सहसंयोजक में कीजिए। तो आपको पता है आयनिक जिसमें आयन बनते हैं, तो NaCl जो हो गया ये तो आपका आयनिक हो गया, इसको आप आयनिक लिख देंगे, इसके सामने आप आयनिक लिखेंगे। जैसे अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें आप जैसे NaCl आपने लिखा, तो ये पता है आपको कि आयन बना रहा है, तो सीधे इसको आपने आयनिक लिख दिया। ठीक है, ये आयनिक हो गया। उसके बाद HCl जो है वो आपका HCl होगा आपका आणविक, क्योंकि इसमें अणु बन रहे हैं, तो ये आणविक हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद आपका जो Fe है, Fe धातु है तो धात्विक, तो Fe के आगे से आप धात्विक लिख देंगे। धात्विक जो भी नंबर का है, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, आप क्रम से करेंगे। उसके बाद लास्ट है आपका SiC, वो आपका SiC है आपका, तो ये बचा है, एक ही बचा है आपका, वो है सहसंयोजक। तो ये आपका सहसंयोजक ठोस हो गया। ठीक हो गया, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगला जो आपका सवाल है वो है ताप सुगठ्य ताप दृढ़ बहुलकों को प्रत्येक एक उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। डिफाइन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स विद 1 एग्जाम्पल ईच। आपने एक एग्जाम्पल भी देना है और इसकी परिभाषा में बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी वैसे। तो इसमें ताप सुगठ्य जो ताप सुगठ्य थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ये बहुलक क्या होते हैं, गर्म करने पर क्या होते हैं, पिघल जाते हैं, और इन्हें आसानी से हम किसी दूसरे आकार में भी ढाल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको हम किसी और उसमें भी ढाल सकते हैं, किसी दूसरे आकार में। जबकि थर्मोसेटिंग जो होते हैं इनको हम गर्म करने पर ये करते हैं, जलना प्रारंभ करते हैं, तो इन्हें हम पुनः किसी दूसरी अन्य आकृति में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं आपके थर्मोप्लास्टिक के, वो आपका क्या कहते हैं, पॉलीथीन हो गया, PVC हो गया, पॉलीस्टायरीन हो गया, और जो इसका एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग का, ये आपका बेकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हो गए, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक हो गया। उसके बाद 12वां सवाल है निम्नलिखित को समझाइए। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला है मोललता। आपने मोललता के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा, तो मोललता किसे कहते हैं ये आपको आता होगा। तो मोललता क्या होती है, मोललता की परिभाषा क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में मोललिटी कहते हैं। मोललता होता है 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या
मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक हो गया। तो ये है, तो 1 kg विलायक में बसे विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। उसके बाद आपको मोललता का सूत्र आना चाहिए। तो मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का केजी में भार, विलायक का केजी में द्रव्यमान या भार, जो भी आप लिखें। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये सूत्र बन जाता है। तो मोललता का जो मात्रक है, अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहते हैं तो मात्रक होता है मोल केजी इनवर्स। ठीक हो गया। तो ये हमने इसका सूत्र का डिफाइन किया। ठीक है। उसके बाद इसका आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन आपको पता ही है कि एक क्या कहते हैं इसको, 10 लाख में उपस्थित को हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। उसके 10 लाख मतलब किसी विलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं या पीपीएम कहते हैं। तो पीपीएम का जो सूत्र होता है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बट्टे विलियन का द्रव्यमान बट्टे विलियन का द्रव्यमान, ये भी ग्राम में होगा, इंटू 10⁶। तो ये हो गया। तो किसी विलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पीपीएम में सांता। उसके बाद अगला जो हमारे पास सवाल आता है वो है, अथवा में है ये, फिर भी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला जो सवाल है वो है आपका कि कास्टिक सोडा के 4 ग्राम अणुभार 40 दे रखा है को जल में घोलकर 200 ग्राम विलियन बनाया गया, विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले आपको दिया है लिखना पड़ेगा। तो 2 चीज़ तो आपको दे ही रखी है कि आपको कास्टिक सोडा दे रखा है, कास्टिक सोडा तो कास्टिक सोडा का जो यहाँ सूत्र होगा वो NaH ही होगा, क्योंकि 40 का अणुभार आ रहा है तो यही है। वैसे भी अगर 40 नहीं वो नहीं दिया रहता, खाली NaOH दिया रहता तो हम अणुभार निकाल लेते, फिर भी हमको दे रखा है। तो कास्टिक सोडा का द्रव्यमान, जो हमको दिया गया द्रव्यमान है, दिया गया द्रव्यमान को हम स्मॉल w से दिखाते हैं, तो वो हमें दे रखा है आपका 4 ग्राम। ठीक हो गया बेटा। तो उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, अब आपका कास्टिक सोडा का मोलर द्रव्यमान क्या लिखेंगे, कास्टिक सोडा हो गया NaOH का मोलर द्रव्यमान भी आपको दे रखा, जो अणुभार है वही मोलर द्रव्यमान है, तो उसको हम स्मॉल m से दिखा देंगे, तो वो आपका 40 ग्राम हो गया। वैसे भी अगर हम निकाल देते तो Na का 23 + 16 + 1 तो 40 ग्राम ही आता है। तो उसके बाद ये हो गया। उसके बाद इसमें हमें दे रखा है आपका विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक आपका कौन है, विलायक आपका जल है, तो जल का द्रव्यमान, तो जल का द्रव्यमान हमें दिया है, तो ये कैपिटल W दिया है, तो कैपिटल W आपको दे रखा है 200 ग्राम। ठीक हो गया। अब आपको यहाँ से क्या निकालनी है, मोललता निकालनी है। तो विलियन की मोललता, तो मोललता में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, स्मॉल m से दिखाते हैं इसको भी, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब आपके पास सूत्र से आ जाएंगे, सूत्र से हो जाएगा। तो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे क्या हो जाएगा, विलायक का ग्राम में भार, ग्राम में द्रव्यमान, गुणा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। केजी में है तो नहीं करेंगे, अगर ग्राम में दिया है तो हमें गुणा 1000 करें। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं प्रतीकों में। तो विलेय के मोल क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोल द्रव्यमान, तो W/m स्मॉल m इंटू विलायक का हो गया कैपिटल W, ये ग्राम में है तो ऊपर हम 1000 कर देंगे। अब हम यहाँ से मान रख देते हैं, देखिए स्मॉल w हमारे पास था 4 इंटू 1000 तो 1000 ही है, बट्टे m कितना आया 40 और ये कितना है 200। तो इसको कर लीजिए आप, ये कट गया, ये से कट गया, ये 0 से ये जीरो कट गया, तो ये हो गया आपका 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, ये 2 से 4 कट गया, तो 1/2 आ गया। तो 1/2 को और सॉल्व कर लेंगे तो 0. क्या आ जाएगा 0.5 kg 0.5 मोल kg इनवर्स
0.5 मोल kg इनवर्स, मोल kg इनवर्स या मोल प्रति kg, जो भी आप लिखें। तो इस तरीके से हमने इसके आपके 12 सवाल किए। इसी प्रकार से कल हम इसका आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे, तो इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।